नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पाठ पद विचारः। यह व्याकरण का पाठ है, हमारा दूसरा पाठ, उसका दूसरा सेशन। पहले सेशन में हमने पद के बारे में यह जानकारी प्राप्त की कि पद के दो भेद होते हैं। पद जो है विकारी और अविकारी शब्द में बांटे जाते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और जो हमारे संज्ञा, विशेषण, वचन इत्यादि में आए जाते हैं। विकारी शब्द में दो प्रत्यय लगते हैं, दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, सुप और तिड़। सुप में हमारे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आ जाते हैं और तिड़ में ये तिड़ जो जहां प्रत्यय लगते हैं वे असल में हमारे होते हैं क्रियापद। तो क्रियापद आख्यात, जिसे हम आख्यात भी कहते हैं, क्रियापद भी है वो जो हमारे सेंटेंसेस के अंत में आते हैं, उन्हें हम क्रियापद कहते हैं नॉर्मली। और जिनके अंत में ती, तह या अंति ये तीन ऐसे आ जाते हैं तो वो हमारे क्रियापद हो जाते हैं। तो तिड़ प्रत्यय वाले शब्द हम उन्हें कहते हैं। तो बड़ा आसान है इन्हें पहचानना कि सुप शब्द प्रत्यय वाले कौन से हैं और तिड़ प्रत्यय वाले कौन से हैं। फिर विकारी शब्दों के बारे में हमने जानकारी लिया कि यह जो विकारी शब्द है ये इनमें किसी भी प्रकार चाहे हमारी संज्ञा बदले या वचन बदले, इनके प्रभाव में, इनके अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले सेशन में उपसर्ग, कई प्रकार के उपसर्ग, उनके वर्ड्स, एग्जाम्पल्स हमने किए थे। इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे इस सेशन में क्या है। अगला जो है हमारा विकार जनक तत्व, अर्थात पदों का विचार करते समय वाक्य या पद में कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम पदों के बारे में यानी शब्दों के बारे में विचार करते हैं या वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य के साथ में और कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिन पर हमें गौर करना रहता है। जैसे कि उसका वचन उसकी क्रिया के साथ में मेल खाता है या नहीं, जो हमारी लिंग है, लिंग भी क्रिया के साथ में मेल खाता है या नहीं है। तो कई चीजें जो है, कई तत्व है, विचार जनक तत्व जिसे हम कहते हैं कि यह हमें जानना जरूरी है। जैसे वचन, पुरुष, लिंग, विशेषण, विशेषस्य, लकार इत्यादि, ये सभी हमारे स्टार्टिंग से सेंटेंस के हिसाब से यदि लय में जाए तो यह वाक्य बन जाता है और यदि लय में ना हो तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। हमें तुरंत पता चल जाएगा यदि हमें वचन, पुरुष, लिंग, विशेषण, विशेष्य, लकार आदि की जानकारी मिल जाएगी तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे वाक्य में कहाँ गलती हो रही है। इसीलिए पदों के बारे में ये जानकारी लेनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये ग्रामर सेशंस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें हमारी ग्रामर सेशंस में आएंगी। संस्कृत भाषा की दृष्टि से इनके स्वरूप को भी संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। ये वचन, लिंग, पुरुष आदि सब के बारे में हम संस्कृत में अवश्य इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वचन के बारे में। वचन क्या होता है? यह संख्या का बोध कराता है। वचन अर्थात यह संख्या का बोध कराता है। संख्या मतलब गिनती। जैसे हम या तो बोले 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनती करते हैं, या हम कहते हैं कुछ, थोड़ा, बहुत, है ना, जरा सा, तो वे भी गिनती में ही आ गए हैं। तो यह संख्या का बोध कराता है। इसके 3 भेद होते हैं। वचन के 3 भेद हैं। एक का बोध कराने वाला एक वचन, 2 का बोध कराने वाला द्विवचन तथा 2 से अधिक का बोध कराने वाला बहुवचन होता है। तो ये हमने पहले से हम करते आ रहे हैं, 6ठी कक्षा से करते आ रहे हैं। तो एक का बोध कराने वाला जो शब्द है उसे हम एक वचन कहते हैं। 2 का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं तथा 2 से अधिक का बोध कराने वाला जो होता है शब्द उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ हमारे हो गए वचन। वचन के बारे में जानकारी जो हम पद से करते हैं। एक वचन में हमारे आ जाते हैं रामः, लता, मुनिः, भवति, अभवत, भविष्यति इत्यादि। ये सब हमारे एक वचन में आ जाते हैं, जिसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग शब्द भी है। जैसे द्विवचन में आ गए हमारे रामौ,
देखिए गौर कीजिए, एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ, एक वचन में लता, द्विवचन में लते, एक वचन में मुनिः, द्विवचन में मुनि, माफ कीजिए, एक वचन में भवती, द्विवचन में भवतः, एक वचन में अभवत, हाँ, और द्विवचन में अभवताम, एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भी भविष्यति ही आया है, इत्यादि। अब यही आप देखिए बहुवचन के अंदर किस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। रामाः, एक वचन में यह रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामाः हो गया है। वैसे ही लता एक वचन में, लते द्विवचन में और लताः बहुवचन में, मुनिः एक वचन में, मुनि द्विवचन में और मुनयः बहुवचन में, और यहाँ पे भवतः का हो गया है भवंती, अभवताम का हो गया अभवन और भविष्यति का हो गया है भविष्यन्ति। यह हमारे वचन जो है बदल गए हैं, इसके हिसाब से उनके शब्द भी बदल गए हैं। ये सब विकारी के भेद है, विकारी शब्द जो बदल सकते हैं, जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं। वचन के बारे में तो हमने जानकारी ले ली, अब बढ़ते हैं पुरुष की तरफ। वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से पुरुष का भेद होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस को कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वैसे ही ये है पुरुष। वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से, वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, श्रोता यानी जो सुनने वाला होता है, तो इनकी दृष्टि से पुरुष का भेद होता है। वक्ता के लिए यानी जो बोलने वाला होता है उसके लिए हम उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं तथा अन्य के लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अन्य यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम यहाँ पे संस्कृत में प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब जो है हमारा है लिंग। लिंग में भी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन तरीके से हम कर सकते हैं। वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से पुरुष का भेद होता है, राइट। पुरुष का, वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से जो हम कहते हैं ना पुरुष का भेद होता है, तो वक्ता के लिए हम यूज करते हैं उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, श्रोता के लिए हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। वक्ता के लिए हम उत्तम पुरुष का प्रयोग वैसे भी करते हैं, पहले भी हमने वही पढ़ा था पुरुष में। और श्रोता के लिए हम वहां दिया है पुरुष में हमने लिखा है, श्रोता के लिए हम मध्य पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम करेंगे लिंग में हम करेंगे नपुंसकलिंग, यदि श्रोता है तो नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग होगा। अगला जो है हमारा है विशेषण विशेषस्य। संस्कृत में संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसको विशेषस्य कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव। तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में अधिक जानकारी देता है या उसकी विशेषता के बारे में बताता है। जैसे कि लंबा लड़का, तो यहाँ पर लंबा जो है लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लंबा है, तो वह हमारा हो गया है विशेषण। और विशेषस्य वो होता है जिससे हमें विशेषण की जानकारी, मतलब विशेषण जिसके बारे में कहा जाता है, तो वह हो गया हमारा विशेषस्य, यानी जिसकी विशेषता प्रकट हो जाती है उसे विशेषस्य कहा जाता है। मतलब जिसकी विशेषता प्रकट होती है, जिसके बारे में विशेषता बताई गई है, वह हमारा विशेषस्य शब्द हो गया है। जो वचन तथा लिंग विशेषस्य का होता है वही वचन तथा लिंग विशेषण का भी होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया, लंबा लड़का, हिंदी में एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको समझाने के लिए कि अगर हमने लंबा यूज किया है और लड़का है, तो लड़की के लिए यदि मेरा लिंग बदल जाता है, संज्ञा का अगर लिंग बदल जाता है हमारा, तो लंबा लड़का की जगह पर मैं लंबी लड़की लिखूंगी, लंबा लड़की नहीं लिख सकती, तो वह मेल नहीं खाएगा। तो जो वचन तथा लिंग विशेषस्य का होता है, यानी कि विशेषस्य संज्ञा जो नाउन नेमिंग पर्सन जो बोलते हैं, वचन और लिंग जो विशेषस्य का होता है
वही वचन तथा लिंग हमें विशेषण का भी करना पड़ता है। जैसे कि एक वचन, लड़का एक वचन है, लंबा लड़का, यदि मैं अगर संज्ञा बदल देती हूँ, विशेष्य बदल देती हूँ, लड़के कर देती हूँ, तो हमारा विशेषण भी बदल जाएगा हमारे लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से। लंबे लड़के, है ना, उस तरह से। शोभना लता, शोभनम वस्त्रम, शोभनः छात्रः, शोभनानि आभूषणानि, शोभनाः नार्यः, शोभनाः वृक्षाः इत्यादि उदाहरण है। तो जो शोभना है, शोभना संज्ञा के साथ में बदल रहा है। जैसे पहले में शोभना लता, शोभनम वस्त्रम, शोभनः छात्रः, शोभनानि आभूषणानि, शोभनाः नार्यः, शोभनाः वृक्षाः इत्यादि। तो ये सब जो विशेषण है हमारे विशेष्य के साथ साथ बदल रहे हैं। अब है हमारा अगला जो है कारक विचार। कारक के बारे में मैं आपको, जो कारक विचार, जो हमारा कारक, जो पूरा एक ग्रामर का चैप्टर है, इसमें आपको अधिक जानकारी उसी चैप्टर में मिलेगी। यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिटेल में आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो हमारा जब कारक चैप्टर आएगा तभी मैं आपको करा पाऊंगी। अभी मैं केवल आपको बता सकती हूँ किस तरह से कितने प्रकार के कारक है। यहाँ पे वाक्य में क्रियापद की सहायता के लिए अन्य पद होते हैं, यानी वर्ब्स, जो एडवर्ब्स होते हैं हमारे, उनको हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हमेशा उनकी सहायता के लिए अन्य शब्द होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। हम उन्हें कारक कहते हैं कि जैसे क्रिया को करने वाला जो होता है वह होता है कर्ता। क्रिया कौन कर रहा है उसे हम कहेंगे कर्ता, यानी करने वाला। क्रिया पर जिस पर प्रभाव पड़े, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वह है कर्म, ठीक है। जिसकी सहायता से क्रिया हो वह कर्ण, जिसकी सहायता से क्रिया होती है वह कर्ण। जिसके लिए वह संप्रदान है, जिससे अलग हो वह अपादान है। दो पदों के संबंध को संबंध, क्रिया के आधारित को अधिकरण कहते हैं। ध्यान रहे कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो क्रिया मैंने कारक जो है मैंने वो केवल लिमिटेड वहीं तक किया है, क्योंकि कारक जो है जब तक हम एक्चुअल चैप्टर नहीं करेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो किसके लिए, किसकी वजह से, किससे, किसके कारण, किसके द्वारा, वो सब है हमारे करण, उपादान, संपादन, वो सब हम आगे करेंगे चैप्टर में, हमारे जब कारक का चैप्टर करेंगे तब। अब हम आते हैं लकार की तरफ। लकार अर्थात टेंसेस, जिसे हम काल हिंदी में काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंसेस। काल के बारे में हम जानेंगे। लकार क्रियापदों को काल तथा भावों की दृष्टि से 10 भागों की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है। तो क्रियापदों को काल तथा भावों की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें लकार की संज्ञा दी गई है। तो वर्तमान काल के लिए हम यूज करते हैं लट लकार, भूतकाल के लिए लड़ लकार तथा भविष्य काल के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल लट लकार कहते हैं, भूतकाल लड़ लकार तथा भविष्य काल के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार के साथ प्रथम पुरुष में स्म का प्रयोग करके भूतकाल का अर्थ प्रकट होता है। यदि हम प्रेजेंट टेंस, प्रथम हमारा ये वर्तमान काल चल रहा है लट लकार के साथ, यदि हम प्रथम पुरुष में यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में स्म का प्रयोग करके भूतकाल का अर्थ प्रकट होता है। स्म यदि हम प्रयोग करें, जैसे गच्छति स्म अगर हमने यूज कर दिया तो वह लड़ लकार यानी कि भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो स्म यानी गच्छति स्म यानी कि गया। गच्छति यानी तो जाना होता है, जाना यानी तो वर्तमान काल, और गच्छति के साथ अगर स्म लगा दिया तो वह हो गया भूतकाल में गया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने पद के जो अलग अलग विचार है उनके बारे में हमने जानकारी ली। जैसे कि हम वचन, पद में यदि वचन बदले तो भी वचन के हिसाब से, जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें कई सारे शब्द होते हैं जिनमें कुछ वचन बदल जाते हैं, लिंग बदल जाते हैं,
पुरुष हो जाता है, क्रियापद बदल जाते हैं। तो ये कई सारे शब्द है, ये सभी शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषण या विशेषस्य वो भी मैंने आपको बताया इसके अंदर। तो इन सभी में जो बदलाव आते हैं, एक में यदि बदलाव आया तो दूसरा बिल्कुल बदलेगा। तो एक में बदलाव लाते हैं और दूसरे में नहीं करते हैं तो वहां हमारा वाक्य जो है परिपूर्ण नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हमारी कमी रह जाती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और फिर मिलेंगे हम अगले सेशंस में अगले चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।